वेलकम टू ओनली विजडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग, नेचर, सोर्सेज एंड कोडिफिकेशन, जो कि HPU MA पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर का एक टॉपिक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है जिसका कोर्स कोड है POLS 401। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशंस, ये दोनों टर्म सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं। द टर्म इंटरनेशनल लॉ वॉज कॉइन्ड बाय जेरेमी बेंथम बैक इन 1789। अर्लियर इट वॉज नोन बाय द लॉ ऑफ नेशंस। ह्यूगो ग्रोशियस इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स, अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज दैट गवर्न रिलेशंस अमंग स्टेट्स, इंडिविजुअल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ अग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज़ है जो कि इंडिविजुअल, स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशन को गवर्न करता है। अब यहाँ पे डेफिनेशंस की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे जो दी है वो दी है ओपनहेम ने। ही स्टेट्स दैट लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज़ द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाई स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल लॉ या लॉ ऑफ नेशन, ये एक नाम दिया गया है कस्टमरी और ट्रीटी रूल्स को जो कि लीगली बाइंडिंग माने जाते हैं स्टेट के द्वारा व्हेन दे डील विद ईच अदर, व्हेन दे इंटरकोर्स विद ईच अदर। सेकंड डेफिनेशन इज गिवन बाय द श्वार्ज़ेनबर्गर। ही स्टेट्स दैट इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट एंड सच अदर एंटिटीज as have been granted international personality। इंटरनेशनल लॉ जो है ये बॉडी ऑफ लीगल रूल्स है जो कि सॉवरेन स्टेट के बीच अप्लाई होती है और जिनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी द्वारा जिनको ग्रांट किया गया होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ के एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहला जो एलिमेंट इंटरनेशनल लॉ का है वो है स्टेट्स, इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी इंटरनेशनल लॉ का जितना भी एरिया है उसमें इंडिविजुअल की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। सेकंड यहाँ पे है स्टेट्स। जो इंटरनेशनल लॉ है ये स्टेट के बीच रिलेशन को गवर्न करता है, उनके बीच डीलिंग्स को गवर्न करता है, इसलिए स्टेट्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। थर्ड यहाँ पे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये सभी इंटरनेशनल लॉ के एलिमेंट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्ग्यूमेंट इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सामने आता है जो कि है इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ। इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ माना जाता है क्योंकि इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ जिसकी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे ये इफेक्टिव नहीं है। सेकंड यहाँ पे जो इसकी आर्ग्यूमेंट आती है इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। ये जो प्रोपोजिशन था इट वॉज मेड बाय द जॉन ऑस्टिन। वो इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मॉरलिटी कहते हैं। थर्ड यहाँ पे है इंटरनेशनल लॉ इज़ कंट्रोवर्शियल। वाई इट इज़ कंट्रोवर्शियल? बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ वीक, इट इज़ ट्रू लॉ। इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल लॉ में रहती है। फोर्थ, इट इज़ कंसेंशुअल। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के दायरे के अंतर्गत जो भी ट्रीटीज़ होती है या अग्रीमेंट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द कंसेंसस। फिफ्थ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसका फीचर है दैट इज स्टेट सेंट्रिक। क्योंकि स्टेट के इंटरेस्ट प्राइमरी होते हैं तो जो इंटरनेशनल लॉ का नेचर है दैट इज स्टेट सेंट्रिक। सिक्स्थ यहाँ पे है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मतलब ये है इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में कि जो स्टेट्स जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के दायरे में जब डील करती है दे आर टोटली सोवरेन। अब यहाँ पे बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से आता है? तो सबसे पहला जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का वो है ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन।
जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज़ होती है या कॉन्वेंशंस होती है, ये इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स के तौर पर काम करती है। जैसे कि हेग कॉन्वेंशन 1899, हेग कॉन्वेंशन सेकंड जो ये 1907 वाली, और 1930 की हेग कॉन्वेंशन, लंदन डेक्लेरेशन एट्सेट्रा। सेकंड यहाँ पे है कस्टम्स। जो कस्टम्स है दे आर ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द लॉ। अब कस्टम्स होते क्या है? कस्टम्स आर द जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड एज लॉ। जो भी जनरल प्रैक्टिसेस होती है उनको जब लॉ के तौर पर माना जाता है वो होते हैं कस्टम्स। अब यहाँ पे जो थर्ड सोर्स है दैट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो सिविलाइज्ड स्टेट्स होती है, जो जितनी भी स्टेट्स है, मेजॉरिटी ऑफ नेशंस, उनके बीच जो लीगल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स बनते हैं। फोर्थ यहाँ पे है जुडिशल डिसीजंस, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के डिसीजन, जैसे अल्बामा क्लेम्स केस हो गया, पोकेती हवाना केस है या कॉर्फू चैनल केस है। ये सभी जो डिसीजंस है या जो सभी जितने भी ये केसेस है, ये सभी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ वर्सेस म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो इट हैज़ टू फॉर्म्स। लैटिन वर्ड्स जो इसके लिए है दैट इज जस जेंटियम एंड सेकेंड इज जस इंटर जेंटिस। जस जेंटियम का मतलब है द लॉ ऑफ नेशंस, जस इंटर जेंटिस का मतलब है द लॉ बिटवीन पीपल, जो पीपल टू पीपल रिलेशन को गवर्न करता है। जब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ की बात आती है तो यहाँ पर दो थियोरीज सामने उभर कर आती है। सबसे पहले आती है मोनोइज्म या मोनिस्टिक थ्योरी, सेकेंड इज डुअलिस्टिक थ्योरी या डुअलिज्म। अब मोनोइज्म और डुअलिज्म को समझते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। मोनोइज्म का मतलब है कि जो इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है, दे आर द टू कंपोनेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सिंगल सिस्टम। इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ ये एक ही चीज़ है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हालांकि ये अलग अलग दो कंपोनेंट है बट ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक ही सिस्टम के। मोनोइज्म मतलब सिंगल। अब डुअलिज्म की बात करते हैं। डुअलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ है दे आर कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट, लीगली डिस्टिंक्ट एंड इंट्रिंसिकली डिस्टिंक्ट करेक्टर। और इसका जो है इंट्रिंसिकली करेक्टर डिस्टिंक्ट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक डिफरेंस की बात करते हैं। म्यूनिसिपल लॉ क्या होता है? जो इंटरनल लॉ ऑफ लैंड होता है उसी को म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं। ये जो म्यूनिसिपल लॉ है ये लोकल ज्यूरिस्डिक्शन पर ऑपरेट करता है। जो किसी स्टेट का एक लोकल ज्यूरिस्डिक्शन होता है वहाँ पर ये लॉ ऑपरेट करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरीज़ के अंदर ही ऑपरेट करता है। थर्ड यहाँ पे है जो म्यूनिसिपल लॉ है वो अथॉरिटी अपनी स्टेट से डिराइव करता है। एंड फोर्थ इट इज़ द स्ट्रॉन्ग लॉ। अब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं म्यूनिसिपल लॉ के कंपैरिजन में। इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये कंसर्न है उस लॉ से जो कि सोवरेन स्टेट के बीच रिलेशन को गवर्न करता है। सेकंड यहाँ पे है जो ये अथॉरिटी होती है इंटरनेशनल लॉ की, ये कलेक्टिव एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होती है और इसको वीक लॉ भी कहते हैं। दिस वॉज द डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो ये दो थियोरीज है, डुअलिस्टिक थ्योरी एंड मोनोइस्टिक थ्योरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कोडिफिकेशन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोडिफिकेशन क्या होता है? कोडिफिकेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एग्जिस्टिंग लॉज एंड फॉर्मिंग द सिस्टमैटिक कोड। मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिस्टम में, उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करना और उनके एक सिस्टमैटिक कोड बनाना, इसका मतलब यही होता है कोडिफिकेशन। इट इज़ मोर प्रिसाइज फॉर्मुलेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। अगर हम इसको सिंगल लाइन में समझें तो इट इज़ द सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब जो कोडिफिकेशन का आइडिया था इट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय द जेरेमी बेंथम। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई करने का, इट वॉज द फ्रेंच कन्वेंशंस डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द नेशन 1792, बट इट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट।
अब बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह से इंटरनेशनल लॉ का कोडिफिकेशन हुआ। पहला जो इवेंट आता है दैट इज़ पेरिस डिक्लेरेशन 1856। 1856 में क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, टर्की, रशिया एंड सार्डिनिया ये सभी पेरिस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं जब क्रीमियन वॉर एंड होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो कोडिफिकेशन का है, इट इज़ द फर्स्ट हेग कन्वेंशन 1899। इस कन्वेंशन में 2 अग्रीमेंट्स अपनाए गए, 2 कन्वेंशन अपनाई गई। सबसे पहली जो कन्वेंशन थी दैट वाज द कन्वेंशन ऑन द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स का पैसिफिक सेटलमेंट, उसके जो वेज है जैसे नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन एट्सेट्रा, इस चीज़ पर कन्वेंशन जो हुई ये फर्स्ट हेग कन्वेंशन के दौरान इवॉल्व हुआ। सेकंड इज कन्वेंशन ऑन द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर ऑन द लैंड। जो कन्वेंशन है लॉज एंड कस्टम ऑफ द वॉर ऑन लैंड, ये भी इसका एक पार्ट है। उसके बाद 1907 में सेकंड हेग कन्वेंशन होती है। ये कन्वेंशन 13 नेशंस द्वारा साइन की गई होती है। ये जो कन्वेंशन 13 कन्वेंशन इसके अंतर्गत साइन की गई 44 स्टेट्स द्वारा। ये रिलेटेड है वॉरफेयर, न्यूट्रलिटी इन वॉर ऑन लैंड एंड सी से। यहाँ पे जो नेक्स्ट डिक्लेरेशन आती है वो है हेग ये लंदन डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन ऑफ लंदन 1909। इट वाज द नेवल कन्वेंशन जिसमें कि कॉन्ट्राबैंड गुड की एक एग्रीड लिस्ट को तैयार किया गया। जो डिफरेंट कंट्रीज थी, द पार्टीज ऑफ द डिक्लेरेशन, दे एग्रीड अपॉन द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्राबैंड गुड। इसके बाद आती है 1930 की हेग कन्वेंशन। इसमें 3 कमिटीज़ एस्टैब्लिश की गई, एक नेशनैलिटी पर और टेरिटोरियल वाटर्स पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कोडिफिकेशन का पार्ट है वो है लीग ऑफ नेशंस। 1909 में ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस द्वारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जिसमें कि पीस को मेंटेन करने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें जैसे वुडरो विल्सन का 14 पॉइंट प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। अब लीग ऑफ नेशंस की जब एस्टैब्लिशमेंट होती है तो यूएस इसको खुद ही ज्वाइन नहीं करता है और फाइनली ये फेल हो जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 में। इसके बाद है जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन 47 कंट्रीज ने इसे साइन किया। इट सॉट टू एस्टैब्लिश द रूल्स सच एज द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर्स, कलेक्टिव पनिशमेंट एट्सेट्रा। जो जेनेवा कन्वेंशन है ये बेसिकली प्रिजनर ऑफ वॉर से रिलेटेड है कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, उनकी क्या राइट्स है, उन कलेक्टिव पनिशमेंट वगैरह, इन सभी चीज़ों से संबंधित है। इसके बाद 1945 में यूएन चार्टर साइन किया जाता है। तो ये जो यूएन चार्टर है ये पीस और सिक्योरिटी पर फोकस करता है। इसमें 19 चैप्टर है और इसके 111 आर्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट तरह के रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो इन ब्रीफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन द कंट्रोवर्शियल लॉ एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड कि कंट्रोवर्शियल लॉ रहा है और इसको कभी वीक लॉ माना जाता है, कभी इसको ट्रू लॉ माना जाता है। ये काफ़ी डायनेमिक है और ये इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ होता है। इसका नेचर चेंज होता आया है जैसे जैसे इंटरनेशनल सिस्टम की डिमांड्स रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। Thanks for watching. Subscribe to the channel and press the bell icon so that you get updates of oncoming videos.